हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का लास्ट टॉपिक देखेंगे, कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। हमने कंप्लीट कर लिया है कास्ट लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें, और कुछ रिकमेंडेशन देना हो तो ज़रूर दें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स में भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमने देखा था फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स और कास्ट एओलियन में। ओके, तो मरीन प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? मरीन प्रोसेसेस में एब्रिशन, एट्रिशन, हाइड्रोलिक एक्शन एंड सॉल्यूशन, ये सारे जो प्रोसेसेस है ये कॉमन है। हमने देखा था फ्लूवियल में देखा था और एओलियन में भी देखा था। ठीक है, तो एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन प्रोसेस वो होता है कि अगर कोई मरीन वेव, जो कोस्टल वेव के कारण, जो कोस्टल के द्वारा जो बोल्डर कोबलर जो होते हैं वो जो रॉक को कट करते हैं, ठीक है, और उनको इरोड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एब्रेशन कहते हैं। एट्रिशन उनको कहते हैं कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से ही टकरा के उसको छोटा कर ले, ठीक है, तो उसको हम एट्रिशन बोलते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन, वाटर का रोल होता है इसमें कि वाटर किस फोर्स से किसी रॉक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, उसके इरोजन में क्या रोल प्ले होता है। सॉल्यूशन, उसके बाद केमिकल जो भी मिनरल्स होते हैं उनका वाटर सॉल्युबिलिटी कैसी है। ठीक है, तो हम देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के, देखते हैं कि क्या कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, जिसमें से हम देखते हैं सी क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म्स, सी केव, सी टनल, नेचुरल आर्क, स्टैक, स्टंप। ओके, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ये जो पिक्चर है, मान लीजिए ये कोस्टल लैंड है और ये वाटर है। ओके, और ये सी लेवल है। तो जब सी लेवल घट जाता है, जब सी लेवल में निगेटिव चेंजेस होती है, निगेटिव चेंजेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका ग्लेशिएशन हो सकता है और टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकता है। ओके, तो जब निगेटिव सी लेवल होगा तो क्या होगा ना कि जैसे न्यू सी लेवल ये बना, ये न्यू सी लेवल है और ये ओल्ड सी लेवल है। तो जब न्यू सी लेवल, तो उसका हाई टाइड जोन और लो टाइड जोन होगा ना कुछ। तो इसमें क्या करता है ना कि जो वाटर होता है ये इस पर अटैक करता है। ठीक है, वाटर का जो वेव होता है वो इस लैंडफॉर्म पे अटैक करता है। अटैक करते करते क्या करता है कि यहाँ पे एक नॉच का क्रिएट करता है, सी नॉच का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और जब ये सी नॉच धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इसको कट कर देता है, और यहाँ से जब वाटर फ्लो होती है तो उसको हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब ग्लोब की आवाज़ आती है, इसलिए हम उसको ग्लोब बोलते हैं। वाटर पुट्स लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन सी केव्स। ओके, हाइड्रोलिक एक्शन इसको हम बोल सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रूफ बिकेम कोलैप्स। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना कि ये जो रूफ है ये वो कोलैप्स हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये जो फीचर है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में ये सी क्लिफ को, और या तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ओके, तो ये सी क्लिफ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कट वाला प्लेटफॉर्म है, ये सारा, इसको हम वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसका पिक्चर हमने देखा था कि पहले जो प्लेटफॉर्म था ये ऐसा था, ठीक है, लेकिन अब ये ऐसा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसको वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये वेव कट हो जाता है तो यहाँ पे जो सी का डिपोजिशन होने लगता है, और जब सी का डिपोजिशन होता है यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स जमा होने लगते हैं, और इस सेडिमेंट जब जमा होता है तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का बिल्टअप होता है। उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। कैरी लार्ज कॉबल्स एंड पेबल्स, स्वेस और बैकवर्ड्स आपने पढ़ा होगा कि वेव का जो ये फिनोमिना होता है, जो मरीन वेव होती है उसका फिनोमिना होता है स्वेस। और स्वेस जब ये ऐसे इधर जाती है, जब अपने कुछ सेडिमेंट्स जब कोस्टल रीजन पे जमा करते हैं उसको सब बोलते हैं, और जब इधर से ये
रिटर्न होता है तो उसको हम बैकवर्ड्स बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सी कंटिन्यूअस नॉच क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर को देखते हैं। इसमें सॉफ्ट रॉक और जैसे ये क्या है, कोस्टल रीजन है। ओके, और ये वाटर है। तो ये कोस्टल रीजन है, तो ये कोस्टल रीजन का जो रॉक स्ट्रक्चर होता है वो भी तो डिफरेंट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है। ठीक है, तो सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक में क्या होता है ना कि वेव किसके ऊपर ज़्यादा अटैक करती है? वेव सॉफ्ट रॉक को जल्दी इरोड कर देती है। जब इरोड कर देती है तो ये हाईली इरोडेड होता है और ये कम इरोडेड होता है ना। तो इस तरह से कुछ पिक्चर बनता है। ओके, और जब इस तरह से पिक्चर बनता है तो क्या होता है कि जो वेव होती है वो क्या करती है, ऐसे अटैक करने लगती है। जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करने लगती है, और जो अटैक करने लगती है तो कुछ ऐसा फीचर बनता है, ये फीचर बनता है। इसको हम स्टैक कहते हैं, स्टैक। ओके, सी केव डिफरेंशियल, यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो नॉच क्रिएट होता है, ये जो नॉच क्रिएट होता है ऊपर में हमने देखा, ये जो धीरे धीरे जो नॉच क्रिएट होता है, तो ये नॉच धीरे धीरे क्या किसका फॉर्मेशन करता है, ये सी केव का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो सी केव डिफरेंशियल इरोजन बाय सी वेव्स थ्रू अ रॉक विद वेरिंग रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस आर्क्ड पॉकेट। और सी केव तो ऐसे भी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये नॉच क्रिएट करते करते एक केव का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जब ये धीरे धीरे इस दोनों साइड से अटैक होता है, इधर से भी अटैक होता है, तो ये फिर इरोड हो जाता है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। उसको स्टैक बोलते हैं, स्टैक। और स्टैक जब इरोड व्हेन पोर्शन ऑफ द सी आर्क कोलैप्स द रिमेनिंग कॉलम लिव स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक। इसको स्कैरी और जब छोटा होता है तो वो स्टंप का फॉर्मेशन करता है। ये और ज़्यादा इरोडेड हो जाता है तो उसको हम स्टंप बोलते हैं। स्टंप वर्टिकल पिलर्स फॉर्म्ड आफ्टर इरोजन ऑफ स्टैक। ओके, अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कोस्टल लैंड है, ठीक है, और ये सी वेव है, नीचे लो टाइड है, हाई टाइड है, और ये उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये उसके ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करता है। अटैक करते करते किसका फॉर्मेशन करता है, नॉच का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और ये सी कोस्ट है। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर ये क्या होता है कि जब ये सी जो नॉच है, ये तो क्लिफ, ये धीरे धीरे जो यहाँ तक था वो रिट्रीट हो गया। रिट्रीट हो जाते जो नॉच है अंदर तक, और जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। तो इस किसका फॉर्मेशन करता है, ये क्लिफ का फॉर्मेशन करता है। फिर अगर ये भी कोलैप्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्लिफ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म है। वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि ये कट चुका है और यहाँ पे धीरे धीरे जो वेव से डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, और ये वेव कट प्लेटफॉर्म है। ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, क्यों, क्योंकि ये पहले स्ट्रक्चर इसका ऐसा था, इसका पहले स्ट्रक्चर ऐसा था जिसको कट करके इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हेडलाइन इरोजन, हेडलाइन होता है, इरोजन होता है। ओके, यहाँ पे भी नॉच धीरे धीरे क्रिएट होता है, धीरे धीरे यहाँ पे नॉच क्रिएट होता है, यहाँ पे केव का फॉर्मेशन, जब यही केव बड़ा हो जाता है और आर पार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं। ठीक, बीच जो सेडिमेंट जो जमा होता है डिपोजिशन से बनता है उसको बीच कहते हैं। ओके, हमने देखा था कि बीच 3 टाइप से भी बन सकते हैं, फ्लूवियल वेव और टाइडल बीच। ओके, किसमें देखा था हमने, फ्लूवियल लैंडफॉर्म जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि बीच का फॉर्मेशन 3 तरीके से हो सकता है। तो ये डिपोजिशनल पार्ट है और ये क्या होता है, कटिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 जगह पे ये कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कट गया और किसका फॉर्मेशन होता है, स्टैक का। ओके, और ये क्लिफ, जो ये कट प्लेटफॉर्म है वो फाइनली किसका फॉर्मेशन करता है, क्लिफ का।
ये सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, हम पहले देख लेते हैं उसके बाद इसको पढ़ेंगे। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन ना लॉन्ग्स और करंट से होता है, जिसमें स्वेस और बैकवर्ड्स मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। स्वेस और बैकवर्ड्स मूवमेंट क्या होता है? कोर्सर मटेरियल इनवर्ड लैंड के साइड उसका जमा होता है, और फाइनल मटेरियल टुवर्ड सी उसको बैकवर्ड्स का। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज नोन एज लॉन्ग्स और ड्रिफ्ट, ओके, एंड लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द कोस्ट, जिसमें से बीच है, बैरियर आइलैंड है, स्पीट एंड हुक है, टोम्बोलोज है। इनका फॉर्मेशन किससे होता है? डिपोजिशन के थ्रू किसके हैं? जो मरीन वेव्स होती हैं, ओके। द रनिंग वाटर हिटिंग द कोस्ट स्वेस एंड, जो रनिंग वाटर जो हिट करती है कोस्ट को उसको बोलते हैं स्वेस, एंड रिटर्निंग वाटर इज रेफर्ड एज बैकवर्ड्स। स्वेस विल टेक कोर्सर मटेरियल इनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स विल टेक फाइनल मटेरियल। ये सब हमने देख लिया। सिंगल बीच का मतलब जहाँ पे ना कोर्सर मटेरियल हो, ठीक है, जहाँ जो बीच कोर्सर मटेरियल का बना हो, कबल्स और पेबल्स को, तो उसको हम सिंगल बीच कहते हैं। द डिपोजिटेड मटेरियल इन द स्वेस जोन फॉर्म द बीचेस, द इनवर्ड साइड हैज कोर्सर एंड लार्जर मटेरियल रिफर्ड टू एज सिंगल बीच, ठीक है, एंड बीच टुवर्ड्स द सी इट इज फाइनल मटेरियल विच इज रेफर्ड एज सैंडी बीच, ठीक। तो जो स्वेस के थ्रू जो भी मटेरियल जमा होती हैं कहाँ पे? कोस्टल लैंड की तरफ, और जो कोर्सर होती हैं जहाँ पे पेबल्स और कबल्स जमा होते हैं उसको हम सिंगल बीच कहते हैं, ठीक। और जब वही रिटर्न होते हैं, जब वही फाइनल मटेरियल जब सीवर्ड के साइड जमा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैंडी बीच कहते हैं, ओके। बैरियर आइलैंड का फॉर्मेशन क्यों होता है? फर्स्टली फॉर्म्ड सैंडवर्ड्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू बैरियर आइलैंड। तो ये जो सेडिमेंट, जो ये वेव आती है ना, धीरे धीरे जो स्वेस और बैकवर्ड स्वेस जो, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट जमा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये सेडिमेंट जो बनता है, कहाँ पे सेडिमेंट? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देखा था ओशनोग्राफी में, ओके। नियर शोर इज वेरी शैलो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें पता है कि जो भी जो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट होता है विनीथ द सी, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। फर्स्टली फॉर्म्ड सैंडबार, पहले ये छोटा सा सैंडबार के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है, एंड देन कन्वर्टेड इनटू बैरियर आइलैंड। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे इंडिया में किसको है? श्रीहरिकोटा का, ठीक, मेनली फाउंड इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और इस तरीके से जो भी आइलैंड मिलते हैं ना, बैरियर आइलैंड, वो कहाँ पर मिलते हैं? हमारे इंडिया में ये ईस्टर्न कोस्ट पर मेनली देखने को मिलते हैं। द वेव्स हेयर में ब्रेक बिफोर रीचिंग अ शोरलाइन एंड दे may start depositing the material before reaching the shore, and sediment create a sandbar which over a period of time would rise and similarly barrier island, okay। यहाँ पे जब वेव आती है तो ये धीरे धीरे, क्योंकि ये सैलो बीच होते हैं तो यहाँ पे जो वेव होती है वे विक हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट्स होने लगते हैं। कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड्स एंड हुक्स। स्पिट्स और हुक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब यहाँ पे क्या होता है ना कि स्पिट्स में कर्व स्लाइटली बैक टुवर्ड्स लैंड इन रिस्पॉन्स टू वेव रिफ्रैक्शन पैटर्न हुकिंग बैकवर्ड द लैंड। स्पिट्स क्या होता है ना, इसको हमने, स्पिट्स आर इलोंगेटेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दैट आर अटैच्ड एट वन इनटू द कोस्ट एंड एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम द कोस्ट। तो स्पिट, जैसे ये जो कोस्टल लैंड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कोस्टल लैंड है, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है ना, इसका एक पार्ट क्या कोस्ट से अटैच होना चाहिए, ठीक, और दूसरा पार्ट सीबोर्ड के साइड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पीड बोलते हैं। और जब यही धीरे धीरे ऐसे डिपोजिट, जब इसका दूसरा पार्ट अगर ये यहाँ तक है, अगर ये अटैच होकर ऐसे सिर्फ फॉर्म किया तो उसको हम स्पीड बोले। और जैसे ये हुक टाइप का फॉर्मेशन करता है तो हम इसको हुक का फॉर्मेशन बोलते हैं। और जब ये पूरा डिपॉजिट हो जाता है तो ये क्लोज्ड हो जाता है और इस तरह से लगून का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो
इसको हम लेगून बोलते हैं। टोम्बोलो ए बार कनेक्टेड टू द आइलैंड बाय ए बार। ये क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे एक आइलैंड है, तो टोम्बोलो क्या होता था ना कि इसको एक कोस्टलाइन से कनेक्ट ऐसे क्रिएट, एक स्ट्रक्चर ऐसे लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जो कि इस आइलैंड को इस कोस्ट से कनेक्ट करता है, उसको हम टोम्बोलो कहते हैं। ओके, अब हम इसको पिक्चर में देख लेते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर ये इससे कनेक्टेड हो, अगर कोई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म अगर लैंडफॉर्म से कनेक्टेड हो, कोस्टल लैंड से कनेक्टेड हो, तो उसको हम स्पीड कहते हैं। अगर वो पैरेलल हो तो उसको बार कहते हैं। ठीक है, इसको हम बार कहते हैं। और वही अगर इसका स्ट्रक्चर, स्पीड का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाए धीरे धीरे आगे बढ़ के, तो हम उसको हुक कहते हैं। और अगर दो तीन तरह के ऐसे स्ट्रक्चर, दो तीन हुक उसमें से निकल जाए, तो उसको हम कंपाउंड हुक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या करता है? टोम्बोलो एक आइलैंड को किससे कनेक्ट करता है? कोस्टल लैंड से कनेक्ट करता है। ये आइलैंड है, ये टोम्बोलो है, ठीक है, ये हेडलैंड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस्टल इरोजन एंड विच लॉस। कोस्टल इरोजन है नेचुरल प्रोसेस दैट डिस्ट्रीब्यूट सेडिमेंट अलोंग कोस्ट। कोस्टल इरोजन में एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है जो सेडिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक, हमने देखा था कि जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, पहले वो वेब कट प्लेटफॉर्म का, फिर वेब बिल्ट प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इरोजन के? प्रॉक्सिमिटी टू सेडिमेंट लेडेन रिवर। ठीक है, हमने बोला था कि ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है? ईस्टर्न कोस्ट पे मेनली आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे इरोजन भी होता है और सेडिमेंट लेडेन। जब तो वहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो रिवर होती है वो सेडिमेंट लेडेन होती है। डिग्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक एक्टिविटी कितना ज़्यादा हो रहा है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब सी लेवल डाउन हो जाएगा, निगेटिव चेंज होगा सी लेवल में, तो वहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले होता है किसका? जो भी इमर्जेंट कोस्टल लैंड होगा उसके ऊपर किसका रोल होगा? जो मरीन वेव होगी। ठीक है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन ऑफ लैंड। टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन ऑफ लैंड, हमने देखा था कि जो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, तो ये रॉक स्ट्रक्चर जो हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये इरोड। जो सॉफ्ट रॉक होता है वो इरोडेड हो जाता है, और जो हार्ड होता है वो इरोजन नहीं होता उसका जल्दी। तो यहाँ पे फिर से नॉच का फॉर्मेशन होता है और क्लेफ लाइक स्ट्रक्चर का बनता है। प्रिवेलिंग विंड एंड वेदर पैटर्न, विंड का डायरेक्शन क्या है और वेदर का क्या रोल है? ठीक है, ये सारी वेदरिंग को भी अफेक्ट करती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्टलाइन एंड नियर शोर। कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अगर वेव जो है वो पैरेलल में है शोर के, तब तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर में है तब तो वो रोल प्ले करती है। स्टेबलाइजिंग द शोर, शोर को कैसे हम स्टेबलाइज करते हैं? बिल्डिंग स्ट्रक्चर, हार्ड इंजीनियरिंग मेथड लगा सकते हैं या सॉफ्ट इंजीनियरिंग मेथड। सॉफ्ट इंजीनियरिंग मेथड में क्या होते हैं? नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि कोरल लीव्स, मैंग्रोव्स का प्रमोशन करना, उसको यूज़ करना। जो हार्ड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हम कुछ जैसे इंजीनियरिंग प्रोसेस, जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कुछ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड जो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या। हार्ड जेटीज, बिल्डिंग ऑफ परपेंडिकुलर वॉल्स अलोंग द कोस्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये कोस्ट है, ठीक, ये जो कोस्ट है यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे ऐसे ब्रेक वाटर बना देते हैं, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है विथ नेचुरल एज इट इंटरप्ट द मूवमेंट ऑफ सैंड कॉजिंग डिपोजिशन। और ये मूवमेंट जो हमने देखा था कि ये डिपोजिशन जो यहाँ पे होता था कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑन द करेंट ऑफ करेंट सैंड एंड इरोजन बाय सैंड स्टार करेंट अगर्स डाउनवर्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। और जो करंट स्टार्ट होंगे, जो डाउनवर्ड जो भी करंट होंगे उसको भी अफेक्ट करता है। ग्रोइंस बिल्ड टू मेंटेन और वाइडन बीचेन कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू बीच टू ट्रैप सैंड। ठीक है, इसको भी राइट एंगल पे बनाया जाता है, किसके लिए?
सैंड को ट्रैप करने के लिए। ब्रेक वाटर हम देख रहे हैं यहाँ पे। सी वॉल्स, बैरियर बिल्ड पैरेलल टू द कोस्ट वाटर अवे फ्रॉम द शोर लाइन। ब्रेक वाटर ना शोर लाइन के अवे होता है, डिस्टेंस में होता है, ये गोवन से परपेंडिकुलर, पैरेलल टू द शोर एंड क्लोज टू द शोर लाइन। क्या होता है? सी वॉल। ये सब हम हार्ड इंजीनियरिंग मेथड देख रहे हैं कि कैसे हम कोस्ट को बचाते हैं। अब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है हार्ड इंजीनियरिंग मेथड को? सॉफ्ट इंजीनियरिंग। और सॉफ्ट में क्या होता है? बीच नरिशमेंट थ्रू लार्ज क्वालिटीज ऑफ सैंड। ठीक है, जिससे हम बीच को नरिश कर देंगे और जो वेव कटिंग इशू है, चाहे जो भी साइक्लोनिक एक्टिविटी है, उसका अफेक्ट कम होगा। अदर सॉफ्ट इंजीनियरिंग मेथड क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल बैरियर, जैसे कि बीच का प्रोटेक्शन करना। मैंग्रोव फॉरेस्ट दे प्रोवाइड ए नेचुरल बैरियर एंड अवॉइड स्ट्रॉन्ग वेव टू कोरल रिफ्स। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कोस्टल है। अगर ये मैंग्रोव्स है, हाई टाइड एंड लो टाइड जोन, तो यहाँ पे एरियल रूट सिस्टम मेक्स ड्रेस स्टेबल। ओके, कोरल रिफ्स है तो इसका इफेक्ट शोर के ऊपर कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक कर देता है वेव को और डू नॉट रीच द कोस्ट और डिस्ट्रॉय नहीं करता। लेकिन अगर मान जाइए हमारे स्ट्रक्चर, हमारा ये कोस्टल लैंड है, एक सेकेंड, ये कोस्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, ये दो स्ट्रक्चर है, ये सी वाटर है। अगर हम कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं, ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन इधर होता है तो ये जो हमारी जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, और जो भी कोस्टल जैसे कि साइक्लोन, सुनामी, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करे। लेकिन अगर हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो नियर द शोर होगा तो ये लार्ज डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्या हमारा जो नेचुरल प्रोसेस, हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, उसको भी हमें नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, और प्रमोट करना चाहिए। सॉफ्ट कोर मेथड आर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, जो सॉफ्ट कोर मेथड होता है, सॉफ्ट इंजीनियरिंग मेथड, वो क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को कोई हजार्ड नहीं होता है और इन्वायरमेंट प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है वो हैम्पर नहीं होती है। ओके, ऑल्दो देयर शुड बी कंबाइंड स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट द शोर लाइन। वैसे तो दोनों ही स्ट्रेटजी को कंबाइन करके हमें उसको प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है, एकोमोडेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम इकोलॉजी को भी प्रमोट करें, इकोलॉजी को भी सस्टेनेबल वे में लेके चले और हम अपने इकोनॉमी को भी प्रमोट करें। ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हार्म ना हो और हमारा जो इकोनॉमी के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े। तो हमारा जो डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए वो एकोमोडेटिव होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।